हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 साइंस। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसके जो है एटम्स के बारे में। अगर हम जीएसीबी की बात करें तो वो चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और अगर हम सीबीएसई की बात करें तो वो चैप्टर का नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। वैसे एटम हमने कई बार सुना है, एटम यानी कि सबसे छोटा यूनिट, लेकिन लेट अस सी द हिस्ट्री ऑफ एटम। आज से तकरीबन 2000 साल पहले दुनिया में जब वेदों का जमाना था, आचार्य गुरुजी का जमाना था, उस समय पे आचार्य कन्नड़ और ग्रीक के फिलोसोफर्स थे दो, डेमोक्रिटस और लुसिपस। इन तीनों ने एटम के बारे में सबसे पहले सोचा। आचार्य कन्नड़ ने सोचा कि भाई हर कोई भी चीज जो हमारे आजू बाजू है वो किसी ना किसी छोटी चीज से बनी हुई है। वो छोटी चीज क्या है? और उन्होंने उसका नाम दिया परमाणु। उसी तरह लुसिपस और डेमोक्रिटस ने सेम आइडियोलॉजी पे काम करके उस चीज को नाम दिया एटमॉस। ओके, ATOMOS। फिर जाके जब 1808 के साल में एक साइंटिस्ट थे जॉन डेल्टन, उन्होंने अपनी पहली एटॉमिक थियरी दुनिया को बताई और कहा कि भाई सबसे छोटा जो परमाणु है, सबसे छोटा जो एटमॉस है, वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, और अपनी थियरी को दुनिया के सामने रखा। और दुनिया के कई साइंटिस्ट ने कुछ सवाल उठाए, जिनमें से कुछ कॉमन सवाल थे कि भाई एटम दिखता है तो कैसा दिखता है, उसका कोई शेप है तो वो कैसा है, उसके अंदर भी क्या है, अगर उसके अंदर कुछ है तो वो क्यों छोटी चीज नहीं है, और तीसरा और मेन क्वेश्चन कि भाई एक एलिमेंट का एटम और दूसरे एलिमेंट का एटम अलग अलग क्यों है। और इसी जॉन डेल्टन की एटॉमिक थियरी की मदद से सर जे थॉमसन ने ईयर 1897 में एक प्रपोज्ड थियरी बनाई, और उन्होंने कहा कि भाई थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था, उसने कहा कि भाई पूरा एक स्फीयर है जो पॉजिटिव है और उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जो नेगेटिव है। अब प्लम पुडिंग मॉडल को हम छोटे से एक वाटरमेलन के एग्जांपल से भी कंपेयर कर सकते हैं कि वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है दैट इज द पॉजिटिव स्फीयर, और उसमें जो छोटे छोटे सीड्स है दे आर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। और इसी जे थॉमसन सर के मॉडल को सामने रिवर्स देने के लिए, यानी कि उनको एक प्रूव करने के लिए रुदरफोर्ड ने, सर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट ने हमारा सोच, हमारे विचारों को ही उल्टा कर दिया। An experiment that changed our understanding of the atom. अब यहाँ पे सर रदरफोर्ड ने क्या किया था कि भाई एक गोल्ड फॉइल लिया, पतले से पतला पॉसिबल गोल्ड फॉइल लेकर उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल्स वहां पे उस समय पे क्यों थे? क्योंकि उस टाइम पे रेडियो एक्टिव वर्ड कॉइन हो चुका था ऑलरेडी, राइट? तो सबसे पहले जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया था, कहां पे? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो गोल्ड फॉइल के अंदर से कुछ रेज, अल्फा रेज जो थे, वो सीधे पास हो रहे थे, लेकिन बहुत ही कम ऐसे रेज थे, अप्रोक्सीमेटली मे बी लेस देन 10% ऑल्सो, उतने रेज उधर कहीं पे टकरा रहे थे गोल्ड फॉइल के अंदर, और वहां से या तो डिफ्लेक्ट हो जाते थे यानी रास्ता बदल रहे थे, या तो टकरा के वापस आ रहे थे। और ये चीज सर रदरफोर्ड ने मार्क किया। सर रदरफोर्ड के दो और असिस्टेंट्स भी थे, उन्होंने मार्क किया। अब जब ये मार्क हुआ तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देखा था? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, ज्यादातर स्ट्रेट निकल गए। सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, a few at larger angles and few came back, they bounced back. okay, तो इसकी वजह से रुदरफोर्ड सर ने एक कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया? कि एटम इज मोस्टली एन एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर पूरा मान लो कि भाई ये एटम है,
तो मेजॉरिटी स्पेस इसके अंदर जो है वो खाली ही है। ऑलमोस्ट ऑल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ टाइनी सेंट्रल न्यूक्लियस। क्या बोला कि अंदर एक चीज ऐसी है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसका पूरे एटम का ज्यादातर मास इसके पास है और पॉजिटिव एनर्जी भी इसके पास है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो इसके आजू बाजू कहीं घूम रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब इस रुदरफोर्ड के मॉडल को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने एक नया ही विचार दिया पूरे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को। कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज है, जो घूम रहा है, और जिसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है वो है एक न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा ख्याल उनको क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज था थॉमसन के सर के मॉडल के हिसाब से, और पॉजिटिव स्फीयर पूरी और था। तो थॉमसन सर को भी यही सेम ख्याल आया था कि भाई नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन पूरा स्फीयर तो न्यूट्रल है, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव भी अंदर होना चाहिए ताकि बैलेंस हो पाए। सो देयर वाज द डिस्कवरी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आफ्टर दिस। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कौन सी थियरी को उन्होंने रॉन्ग प्रूव किया था वो समझ में आ चुका हुआ। यहां पे स्टडीज रोकी नहीं गई थी, इसके बाद भी आगे बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज किए गए थे और फिर जाके एक एटम का मॉडल फाइनल हुआ था जिसमें उसकी ऑर्बिट्स के बारे में भी बात की गई है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम। आज हम इस वीडियो में उनके मॉडल के बारे में, उनकी पॉसिबिलिटीज के बारे में देखेंगे, उनके मेरिट्स देखेंगे और उनकी लिमिटेशंस भी देखेंगे। कल ही हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रुदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें ये सजेस्ट किया गया है कि बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, और बाकी का स्पेस जो होगा वो उसका एम्प्टी स्पेस होगा। उन्होंने ये रिएक्शन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से किया था और हमको उस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बाद ये उनका मॉडल हमको समझाया था, और इस मॉडल के दौरान उसने कुछ ऐसी बातें कही थी जो बिल्कुल ही सच थी। देखते हैं कौन कौन सी। पहला, एन एटम हैज अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, यानी कि एक छोटा सा लेकिन घना सा एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उसके सेंटर में होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम, यानी कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट पूरे एटम का सिर्फ 10% ही न्यूक्लियस होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यानी ज्यादातर स्पेस कैसी है? खाली है। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हेंस द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है बाहर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं। चलिए देखते हैं उसके मॉडल के मेरिट्स को। It introduced the concept of a small dense positively charged nucleus. न्यूक्लियस का इन्वेंशन यहीं से हुआ। It explained the empty space in the atom. empty space के बारे में भी हमें पता चला और उसके स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन कर पाए। And it laid the foundation of modern atomic theory. यहीं से एटम्स के बारे में जो पढ़ाई हो रही थी, जो थियरीज बाहर आ रही थी, उसने एक नया रास्ता पकड़ा और एक नई थियरी, मॉडर्न जमाने की थियरी बाहर आई। कुछ ऐसे लिमिटेशंस थे जो रुदरफोर्ड भी नहीं समझा पाए, वो थे could not explain why electrons do not fall into the nucleus। वो ये नहीं समझा पाए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर क्यों नहीं जाते। could not explain the arrangement of electrons in discrete energy levels, यानी कि उन्होंने ये नहीं समझा कि भाई चलो सर्कुलर पाथ में घूम रहे लेकिन कितने सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो रुदरफोर्ड का मॉडल नहीं समझा पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये थोड़ा आपके लेवल से बड़ा है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो नहीं समझा पाया। एंड इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, यानी कि उन्होंने स्टेबल क्यों है एटम, क्योंकि अगर पॉजिटिव प्रोटॉन जो अंदर है वो अपना चार्ज घुमा बैठेगा
तो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आके गिर पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली एटम जो है वो अनस्टेबल होके कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन उनकी थियरी ये नहीं समझा पाए। आई होप आपको इस पूरे वीडियो में ये समझ में आ चुका होगा कि भाई रुदरफोर्ड ने काफी एक नया ब्रेक थ्रू मॉडल प्रेजेंट किया था, जिसकी वजह से मॉडर्न एटॉमिक थियरी की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसके आगे जाके इट वाज द मॉडल विच हैज ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम थॉमसन्स मॉडल, यानी थॉमसन्स ने जो 1897 में जो मॉडल दिया था उससे कई आगे रुदरफोर्ड ने सोचा और दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में एटम के बोर एटॉमिक मॉडल यानी नील बोर ने जो एटॉमिक का मॉडल दिया था उसके बारे में बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो था वो काफी सारी स्टेबिलिटी की बाबतों को वो प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रहा था। तो उसी मॉडल को चैलेंज करते हुए नील बोर ने, एक डैनिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया विच वाज प्रपोज्ड बाय हिम इन 1913 टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब उसके मुताबिक यानी कि नील बोर के मुताबिक एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उसके आजू बाजू में जो ऑर्बिट्स बने हैं उसमें घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। So electrons revolve around the nucleus in a fixed circular orbit called the stationary orbits, और उसको हम energy levels भी बोल सकते हैं, यानी this is the first, second and third and fourth energy level, right? While revolving in this energy, electrons do not radiate energy, यानी कि normally जब वो अपने orbit में घूमते रहते हैं तो वो अपने अंदर से radiations पास नहीं करते, यानी कि energy को पास नहीं करते हैं। Only certain orbits are allowed. These orbits have fixed energies. Energy of orbits increase with the increase in distance from the nucleus. यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते जाएंगे तो उस ऑर्बिट की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। Electrons can jump from one orbit to another by absorbing or emitting energy in the form of light. यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं, या तो एनर्जी लेकर या तो एनर्जी देकर। ओके, तो देयर आर टोटल 4 ऑर्बिट्स K, L, M, N, और K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32, राइट। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। की पॉइंटर्स K, L, M, N 4 ऑर्बिट्स है और उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने का फॉर्मूला है 2n⁻², ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यानी कि एक एनर्जी से दूसरे, एक एनर्जी लेवल में से दूसरे एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं तब क्या होता है एनर्जी के साथ। तो इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में तो उसमें से होगा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। अगर हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है तो एनर्जी का एमिशन होगा, राइट। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी इस एटॉमिक मॉडल की, जैसे कि इट कुड एक्सप्लेन ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम्स, कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फेल्ड टू एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, and it could not explain the splitting of spectral lines in magnetic or electric fields, and it does not obey wave nature of electron। यानी ये कुछ ऐसी limitations थी जिनके बारे में आप हायर लेवल्स में स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो एक प्रॉपर मैच्योर्ड मॉडल या तो मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए अगर कोई मॉडल जिसे हम बेस ले सकते हैं तो वो था नील बोहर का मॉडल, और आज के दिन में भी हम इसी मॉडल के ऊपर बेस्ड सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। वेल, ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं, और हर कोई एलिमेंट का ये नंबर होता ही है। यानी कि जैसे आप सब लोगों का आधार कार्ड है वैसे ही सब एलिमेंट्स का एक एटॉमिक नंबर है और एक मास नंबर भी होता है। चलिए देखते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर किसे कह सकते हैं हम। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट Z।
इट डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट। यानी कि अगर कार्बन की हम बात करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 6, राइट। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अब तक हमने पढ़ा है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। अगर हम बात करें मास नंबर की, तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर, यानी कि उसका सिंबल है A। और अगर हमें मास नंबर जानना है तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल अगर हम देखें कि भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर अभी हमने देखा Z6 है। कार्बन के पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6 है। तो उसी तरह कार्बन का जो मास नंबर बनेगा वो मास नंबर हो जाएगा 12, क्योंकि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 ही थे, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर को लिखा कैसे जाता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसका अगर नाम यहाँ पे x को डिनोट करेगा, A हमें डिनोट करेगा मास नंबर और Z हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर के लिए। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का मास नंबर क्या है 12 और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है वो है 6। तो अगर आपको कोई पूछता है कि भाई कार्बन की एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताइए, तो आप ऐसे सिंबल फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर समझ में आ चुका होगा। और आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी। पिछले एपिसोड्स में हमने पढ़ा था प्रोटॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और न्यूट्रॉन्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंसी क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, वैलेंसी को अगर हम एक लाइन में बताएं तो उसे कहेंगे द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी कि कोई भी एटम उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी उसको हम वैलेंसी कहेंगे। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूजेस गेन्स और शेयर, यानी कि कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एलिमेंट है जिसके अंदर कुछ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें से यानी उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर वो लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या तो किसी के साथ शेयर कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे उसे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी की टाइप्स भी होती है, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक है कोवैलेंसी और एक होता है कोऑर्डिनेशन वैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में या तो मेटल नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफर हो जाता है, यानी मेरे इलेक्ट्रॉन तू रख ले, तेरे इलेक्ट्रॉन मैं रख लेता हूँ। कोवैलेंसी में क्या होगा? शेयरिंग होगा, यानी कि मेरा इलेक्ट्रॉन तेरा है, तेरा इलेक्ट्रॉन भी मेरा है, राइट। और कोऑर्डिनेशन वैलेंसी में कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम शो करेंगे सेंट्रल एटम और कॉम्प्लेक्स यूजिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ज्यादातर हायर एंड क्लासेस में आपको आएगा, लेकिन 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। जब कोई भी एटम है अगर इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करता है, ध्यान से सुनना, जब कोई भी एलिमेंट है उसका एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो पॉजिटिव एटम बन जाता है, अगर वो किसी के पास से गेन करता है तो वो नेगेटिव एटम बन जाता है। ओके, और वैलेंसी कैसे फाइंड करना है? तो बहुत ही सिंपल है, यू हैव टू अप्लाई दिस रूल। अगर बाहर की ऑर्बिट में, यानी कि कोई एक एलिमेंट है, लेट अस टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के कितने उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल मिला के 8। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अब बचे कितने उसके पास? 6। तो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, लेकिन सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी थी 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 8 में से कितने कम है? 2, यानी कि उसकी वैलेंसी बाहर वाले ऑर्बिट में कितने हैं? अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका 8 माइनस दिस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी उसकी वैलेंसी आ जाएगी
2, यानी देखो इधर ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल चेक करें, तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सोडियम की, ओके, तो सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सोडियम के पास इन टोटल बाहर वाली ऑर्बिट में NaCl, सोडियम के पास बाहर वाली ऑर्बिट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 - 7 करेंगे तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, राइट। उसी तरह अगर हम कोई भी नंबर कोई भी एटम की बात करें, तो बाहर वाली ऑर्बिट में अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उसकी वैलेंसी है। अगर 4 है तो वो गेन या लूज नहीं करेगा, वो सिर्फ शेयर करेगा। लेकिन अगर बाहर वाली ऑर्बिट में 5, 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितने कम होंगे 8 में से, यानी कि अगर 5 है तो यहाँ पे कितने कम होंगे? 3। अगर 6 है तो कितने कम होंगे? 2। 7 है तो कितना कम होगा? 1। तो ये उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही है तो वो वैलेंसी हो जाएगी उसकी 0, क्योंकि वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना ही किसी के पास से लेगा, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच चुका है। कौन से कॉन्फ़िगरेशन में? ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। हाइड्रोजन और वाटर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके, H2O, दो हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन के पास होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, 2 कम है, तो 2 वो किसी के पास से लेगा। तो अब एक हाइड्रोजन आके बोलता है चल भाई 1 ले ले, लेकिन अभी ऑक्सीजन और भी बोल रहा है कि भाई मेरे को 1 और चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? भाई एक और हाइड्रोजन को बुला देता हूँ, उसका भी इलेक्ट्रॉन तेरा, यानी हाइड्रोजन हो गए 2, ऑक्सीजन हो गया 1, बन गया हमारा वाटर, राइट। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और जितने भी कंपाउंड्स हैं सब इसी तरह इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके या इलेक्ट्रॉन गेन या तो लूज करके बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में वैलेंसी का पूरा एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल यानी उस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम। हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स। वैसे पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है। आज हम देखने वाले हैं कि भाई आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। आप लोगों को ये डिफरेंस जो है दोनों के बीच में वो काफी अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, ओके। और उसी तरह आइसोबार्स की अगर हम बात करें तो वहां पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा और सेम मास नंबर हो जाएगा, यानी कि आइसोबार्स एग्जैक्टली आइसोटोप्स के ऑपोजिट होते हैं। अगर हम आइसोटोप्स को और डिटेल में जाने तो एग्जांपल लेते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, राइट, इन सब के पास एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन ही है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, प्रोटियम के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो मास नंबर है वो सबका अलग अलग हो रहा है, यानी कि प्रोटियम का मास नंबर 1 हो गया, ड्यूटेरियम का 2 हो गया और ट्रिटियम का 3 हो गया, यानी कि मास नंबर डिफरेंट हो गया। लेकिन ये तीनों एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, और इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही है। एटॉमिक नंबर क्या है इन तीनों का? 1, 1 एंड 1, राइट। उसी तरह अगर हम आइसोबार्स की बात करें तो आइसोबार्स में क्या होगा कि भाई कार्बन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। अब कार्बन का जो आइसोबार्स है सेम मास नंबर, यानी कार्बन का मास नंबर 14 है, नाइट्रोजन का भी मास नंबर 14 है, लेकिन कार्बन के पास 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। अब जो मास नंबर है वो तो इन दोनों का टोटल ही हो जाएगा, तो 7 and 7 14, 6 and 8 will also be 14, यानी कि यहाँ पे मास नंबर सेम आ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है जो प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है वो दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है,
सो ओवरऑल अगर हम देखने को जाए तो आइसोबार्स में सेम मास नंबर होंगे लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होंगे लेकिन डिफरेंट मास नंबर्स होंगे। अगर छोटा सा कंपैरिजन करें कि भाई आइसोटोप्स और आइसोबार्स में, तो एलिमेंट में सेम एलिमेंट होंगे, यहाँ पे एलिमेंट भी अलग अलग होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के ही एलिमेंट्स है, यहाँ पे दोनों एलिमेंट ही चेंज हो गए। सेम एटॉमिक नंबर है आइसोटोप्स में, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है आइसोबार्स में, डिफरेंट मास नंबर है आइसोटोप्स में और सेम मास नंबर है आइसोबार्स में। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों ही डिफरेंट आ रही है, राइट। आई होप आप लोगों को ये वेरी इजी डिफरेंस बिटवीन समझ में आ चुका होगा, और अगर हम अच्छे से देखें और समझे तो ये एक काफी मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन हो सकता है आपकी एग्जाम के लिए। टिल देन आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हमारा रूटीन कॉन्सेप्ट से अलग है, लेकिन जो हमारा चैप्टर चल रहा था, द चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम, या तो एटम्स को समझने की जो हम बात कर रहे थे, हमने देखा था इस चैप्टर में एटम के कई मॉडल्स, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर हमने पढ़ा बोर का एटॉमिक मॉडल, फिर हमको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फिर हमने वैलेंसी को सीखा, और पिछले एपिसोड में हमने आइसोबार्स और आइसोटोप्स को सीखा। लेकिन आज का ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम केमिकल आयंस और उनके चार्जेस के बारे में समझने वाले हैं। ये चैप्टर को मैं थोड़ा रिलेट करूंगा इस चैप्टर के साथ, क्योंकि आप लोगों को पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बारे में पता होना चाहिए। पॉजिटिव आयंस यानी वो कैटायंस होते हैं और नेगेटिव आयंस यानी कि एनायंस होते हैं, राइट। तो अगर हम देखें कि भाई +1 पावर वाले कितने कैटायंस हैं, तो उनका नाम है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और एमोनियम। अब इसको याद रखना है, हैप्पी नरेश कीप सिल्वर एमुलेट्स, ठीक है। फिर +2 आयंस, +2 पॉजिटिव आयंस होने वाले कौन कौन से हैं, तो वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और आयरन, यानी कि इन सब के ऊपर +2 पावर लगाया जाएगा, क्योंकि उनके पास होते हैं +2 आयंस। इसको याद रखना है, तो मैजिकल कैट जूम कॉपर फॉलोज, ओके। +3 आयंस किसी के पास है तो वहां पे होंगे सिर्फ 2, एक होगा एल्यूमिनियम और दूसरा होगा फेरिक, ओके, यानी कि आयरन 3। अगर हम नेगेटिव आयंस की बात करें तो -1 आयन यानी कि क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट, क्लाउंस ओ नीड 1, ओके, आप इसको याद रख सकते हो। दूसरा है जिनमें 2 पावर लगता है नेगेटिव आयन यानी कि -2, इट विल बी ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड सल्फेट आयन, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स कैरी स्कूल बैग, राइट। 3 नेगेटिव आयंस होगा सिर्फ एक फॉस्फेट के पास। और अगर हम क्विक चार्ट देखें तो +1 में आएंगे हाइड्रोजन, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, सिल्वर और अमोनिया। +2 में आएंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, उसके बाद कॉपर और आयरन 2। अगर हम +3 की बात करें तो एल्यूमिनियम और आयरन 3 यानी फेरिक। -1 की बात करें तो उसमें आएंगे क्लोरीन, उसके बाद आएगा हाइड्रोक्साइड आयन और लास्ट में आएगा नाइट्रेट आयन। अगर -2 की बात करें तो ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और सल्फेट आयन, और -3 की बात करें तो फॉस्फेट आयन। अगर हमने इस चार्ट को अच्छी तरह से लर्न कर लिया तो आसानी से हमें जो क्रिस क्रॉस मेथड है कंपाउंड्स बनाने की, आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो आप आसानी से समझ जाओगे। क्योंकि मान लो कि भाई अगर मैं यहाँ पे लेता हूं H जो पॉजिटिव है, राइट, और मैं लेता हूं Cl जो नेगेटिव है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। H जो है वो +1 है, Cl जो है वो -1 है, इनका हो जाएगा क्रिस क्रॉस मेथड और बन जाएगा हमारा HCl कंपाउंड, राइट। तो इन सब की मदद से आप कंपाउंड्स आसानी से बना पाओगे और आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। एक बार जरूर से इस लिस्ट को पढ़ लेना आपकी एग्जाम के पहले, आपके मार्क्स श्योर हो जाएंगे। गुड बाय टिल देन, सी यू अगेन।